हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपकी तैयारी मजबूत करवाने के लिए पुराने जो पेपर होते हैं वो हल करवाए जाते हैं। तो उसी कड़ी में अपन जो वीडियो का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कि वो 2 दिन हुआ था, 4 शिफ्टों में हुआ था। तो 2 पेपर मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, ये तीसरा पेपर है। उससे पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है और ऑथेंटिक कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, आप मेरे वीडियो देख सकते हो, बहुत शानदार आपकी तैयारी होगी। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे ही पहले क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं गाइस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। तो जैसलमेर की जो स्थापना हुई थी वो कौन सी शताब्दी में हुई थी? 12वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर की जो स्थापना हुई कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जैसलमेर के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। राजस्थान का जो जैसलमेर है ना, इसकी जो नींव डाली थी, कब डाली थी मैं आपको बता देता हूँ। 12 जुलाई। कब डाली थी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और जैसलमेर शहर को जो बसाया था वो 1155 में बसाया था, ये आपको याद रखना। कब बसाया था? 1155 ईस्वी में। इसके अलावा देखो मैं इसके उपनाम की बात कर लेता हूँ, और यही मैं देखो जैसलमेर के किले की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो निर्माण करवाया था ना कंप्लीट, वो शालिवाहन सेकंड ने करा था। ठीक है, 1164 ईस्वी में। ठीक है, और उसी समय जैसलमेर नगर की स्थापना भी की गई थी। अब मैं इसके उपनाम की बात कर लेता हूँ। तो देखो इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, हवेलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान, म्यूजियम सिटी, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, पंखों की नगरी, गलियों का शहर, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये सारे जो नाम मैंने आपको बताए ये जैसलमेर के उपनाम हैं। इसके अलावा राजस्थान के प्राचीन क्या जैसलमेर के अपन प्राचीन नामों की बात कर लें तो देखो मांड प्रदेश भी कहा जाता है, वल प्रदेश भी कहा जाता है और दुग्गल प्रदेश भी कहा जाता है। वापस से बताता हूँ, मांड प्रदेश, वल प्रदेश और दुग्गल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर के सामान्य परिचय की मैं बात कर लेता हूँ। जैसलमेर का जो सामान्य परिचय, जैसलमेर कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। जैसलमेर में कितनी तहसील है? तो 3 तहसील है। ठीक है, उप तहसीलों की बात कर लूँ तो 4 उप तहसीलें हैं, जबकि उपखंडों की बात कर लूँ तो जैसलमेर में 3 उपखंड है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं जैसलमेर के विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लूँ तो जैसलमेर में 2 विधानसभा क्षेत्र है। कितने? 2 विधानसभा क्षेत्र। एक तो आपका जैसलमेर, दूसरा आपका पोखरण हो जाएगा। इसके अलावा देखो जैसलमेर की जनसंख्या की अपन बात कर ले तो जैसलमेर की जो जनसंख्या कितनी है? 6,69,919। वापस से बता रहा हूँ मैं, 6,69,919 ये जैसलमेर की जनसंख्या, जो कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? आपका जैसलमेर है। ठीक है, ये आपको याद रखना। सबसे कम जनसंख्या राजस्थान की जो है कौन से जिले की? जैसलमेर की। मैं जैसलमेर के लिंगानुपात की बात कर लेता हूँ। तो जैसलमेर का जो लिंगानुपात वो 852 है। कितना है भाई? प्रति 1000 पुरुषों पर 852 महिला। ठीक है, जबकि जैसलमेर की जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूँ तो 17 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने भाई? 17 व्यक्ति हैं। इसके अलावा जैसलमेर की साक्षरता दर की बात कर लूँ, ऑल ओवर जो साक्षरता दर है जैसलमेर की वो 57.2 है, जबकि मैं पुरुष साक्षरता दर की बात करूँ तो 72% है, और महिला साक्षरता दर की बात करूँ तो 39.7 है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं जैसलमेर से जो इम्पोर्टेंट तथ्य एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 464 है। कितनी है? 464 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय श्री हरवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में कहाँ स्थापित किया गया था? आपका पोखरण में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया? पोखरण में। इसके अलावा देश का प्रथम चारा बैंक आपका कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, 18 मई 1974 को किया गया था। कब किया गया भाई? 18 मई 1974 को। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भारत का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है आपका जैसलमेर। कौन है भाई? जैसलमेर है।
और देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय भी आपका कहाँ है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करता हूँ तो राज्य में सर्वप्रथम जो गैस के भंडार मिले थे ना वो आपको घोटारू जैसलमेर में मिले थे। कहाँ मिले थे, घोटारू जैसलमेर के अंदर मिले थे, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान का पहला खनिज तेल का जो कुआं है वो तन्नोट जैसलमेर है। कौन सा है भाई, तन्नोट जैसलमेर, आपको याद रखना। इसके अलावा नीम बैंक आपका रामदेवरा जैसलमेर में बना हुआ। और राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा जो संयंत्र है वो अमर सागर है। कौन सा सागर, अमर सागर, ये स्थान का नाम है जहाँ पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी। और राजस्थान की सबसे ऊंचा टीवी टावर जो बना हुआ वो रामगढ़ जैसलमेर में बना हुआ। कहाँ बना हुआ, राजस्थान का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामगढ़ जैसलमेर में बना हुआ आपका, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो राजस्थान का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जो जिला है ना वो भी आपका कौन सा, जैसलमेर है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति जो है वो सैम जैसलमेर है। कौन है, सैम जैसलमेर। इसके अलावा और तथ्यों की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला आपका जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान हो जाएगा वो सैम जैसलमेर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो राजस्थान का न्यूनतम विधानसभा वाला जिला आपका जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला आपका जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान का सड़कों का न्यूनतम घनत्व वाला जिला जैसलमेर हो जाएगा आपको, ये आपको याद रखना, ठीक है। और राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी आपका जैसलमेर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मैंने बिल्कुल सारे तथ्य जो एग्जाम में बनेंगे वो सारे तथ्य आपसे शेयर कर लिए। किस सूफी संत को सुल्तान तारकीन की उपाधि से प्राप्त थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शेख हमीमुद्दीन नागौरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या लिखा, काजी हमीमुद्दीन नागौरी भी लिखा, लेकिन ये आंसर नहीं है आपका जो राइट आंसर है ना शेख हमीमुद्दीन नागौरी है। तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं, ठीक है। देखो शेख हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म स्थान तो वैसे दिल्ली है आपका। कौन सा है, दिल्ली, ठीक है। इनके गुरु की बात कर लूँ तो इनके गुरु जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है और इनकी दरगाह अजमेर में। इनकी पत्नी की बात कर लूँ तो इनकी पत्नी जो थी खदीना थी। कौन सी थी, खदीना, और कई आपको मिलता है खदीजा, खदीना और खदीजा, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी थी। किसने दी थी, ये सुल्तान उत तारिकीन की जो उपाधि दी थी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी, ठीक है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी नागौर के सुआल गांव में खेती करते थे। ये सवाल पूछा हुआ आपका कि कौन से जो सूफी संत है वो सुआल गांव में खेती करते थे, वो शेख हमीमुद्दीन नागौरी। सुआल गांव राजस्थान के नागौर में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी का जो निवास स्थान था ना वो फूल महल कहलाता था। क्या कहलाता था, फूल महल के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इल्तुतमिश जो कि दिल्ली के शासक थे, शेख हमीमुद्दीन नागौरी के सम्मान में नागौर में बुलंद दरवाजा बनवाया था। कौन सा दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसी बुलंद दरवाजे को अतारकीन का दरवाजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अतारकीन का दरवाजा आपका कहा जाता है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ तो इनकी जो मजार शरीफ है ना वो नागौर के गिन्नानी तालाब के किनारे बनी हुई। कहाँ, नागौर के गिन्नानी तालाब के किनारे बनी है। और इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लूँ तो राजस्थान में अजमेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो उर्स का आयोजन होता है ना वो यही होता है, शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पे होता है, ठीक है। और यह इनकी जो मस्जिद का निर्माण करवाया था वो फैजुल्ला खां के पुत्र बहराम खां की देखरेख में बादशाह मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय के समय हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भील जनजाति का पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महुआ। कौन सा वृक्ष हो जाएगा, महुआ, ठीक है। महुआ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो इसका जो वानस्पतिक यानी वैज्ञानिक जो नाम है ना वो मधुका लोंगोफोलिया है। क्या आपको याद रखना, मधुका लोंगोफोलिया, मधुको लोंगोफोलिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लूँ तो इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। मुख्यतः आपका उदयपुर हो जाएगा,
फिर आपका डूंगरपुर हो जाएगा, फिर आपका चित्तौड़ हो जाएगा, फिर आपका झालावाड़ और सिरोही के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, ये आदिवासियों का सबसे प्रिय वृक्ष है। इसकी पत्तियां, फूल, फल, छाल से देसी शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? देसी शराब आपकी बनाई जाती है। इसके फल व फूल खाए जाते हैं। इन फलों से तेल भी आपका निकाला जाता है। अब देखो, इसके साथ ही मैं आपको एक और वृक्ष के बारे में बता देता हूँ, कत्था। कत्था आपने सुना था, ये भी एग्जाम में बनता आपका कत्था। कत्थे का जो वैज्ञानिक यानी वानस्पतिक जो नाम है वो अकेसिया कटेचु है। क्या भाई? अकेसिया कटेचु। कत्था खेर से प्राप्त होता है। कत्था कहाँ से प्राप्त होता है? कत्था जो खेर का वृक्ष होता है ना, उससे प्राप्त होता है। खेर के वृक्ष के तने की छाल व टुकड़ों को उबालकर कत्था प्राप्त किया जाता है। और ये जो आप मुख्यतः देखो, कत्था का वृक्ष कहाँ का होता है, यानी खेर जो होता है, खेर वृक्ष कहाँ का होता है आपका? उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़ और जयपुर जिले में होता है। ठीक है, खेर के पेड़ से कत्था बनाने में जो दक्ष जनजाति है वो कौन सी है? तो कथोड़ी जनजाति है। और इसका निवास स्थान ये थोड़े से स्थान में तो उदयपुर में रहती है, थोड़ी सी जगह पर आपके झालावाड़, यानी उदयपुर और झालावाड़ में ये बसी हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उस समय जब पेपर हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र खुटिया था। लेकिन वर्तमान के अंदर जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? तो आपके देवाशीष पांडा। कौन है भाई? देवाशीष पांडा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पापू जी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? पापू जी को दिया जाता है। देखो, अब मैं आपको बता दूं पापू जी के बारे में। पापू जी का जो जन्म हुआ ना वो 1243 ईस्वी में, सॉरी 1239 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 39 ईस्वी में। इनके पिता का नाम दांदल जी था, माता का नाम इनका कमलादे था, जबकि इनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे था। क्या था भाई? सुप्यारदे था। ठीक है, और इन्हें प्लग रक्षक और ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट और सांडे लाने का जो श्रेय जाता है वो पापू जी को जाता है। ऊँट की जो पालक जाति है ना वो कौन सी जाति? रायका और रेबारी जाति, जो कि इन्हें आराध्य देव अपना मानती है। इसके अलावा थोरी और भील जाति इसे जो लोकप्रिय लोक देवता के रूप में पूजते हैं, और महर मुसलमान इन्हें पीर समझकर पूजते हैं। और पापू जी जो है लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और इनका जो प्रमुख मेला जो लगता है वो कोलूमंड में लगता है। कहाँ लगता है? कोलूमंड में। और इनका जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को लगता है। पापूजी से संबंधित गाथा गीत जो होते हैं वो पापूजी के पवाड़े यानी माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक और रेबारी जाति के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ, पापूजी की फड़ नायक जाति के भोपे के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है, यानी पढ़ी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रही है? देखो, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो सवाल है ना बहुत टेढ़ा सवाल पूछा था वैसे, पता आपको? इसका जो उत्तर है बहुत कम बच्चे जानते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो राइट आंसर होगा, देखो टोटल 4 फेज है इसके। बड़ला जो सोलर पार्क उसके 4 फेज है, पहला फेज और दूसरा फेज। पहला फेज का निर्माण भी किसने किया था? राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड ने, जबकि दूसरे का भी इसी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ। तीसरा जो है तृतीय फेज का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? आईएल और एफएस एनर्जी और राज्य सरकार की जॉइंट वेंचर कंपनी ने करा था। जबकि चौथा ही पूछा गया, चौथे का जो निर्माण किया था ना किसने किया था? तो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी और राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये अडानी, ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपका पूछा गया अडानी रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, चौथे चरण का निर्माण किसने किया? तो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी और राज्य सरकार के द्वारा जॉइंट संयुक्त के अंदर इसका निर्माण किया गया। अब मैं बता देता हूँ ये कहाँ स्थित है। तो ग्राम बड़ला में, तहसील बाप, जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, इसकी कुल क्षमता की बात कर ले तो 2245 मेगावाट है। ठीक है, बड़ला सौर ऊर्जा पर जो पार्क इसकी कुल क्षमता कितनी? तो 2245 यानी 2245 मेगावाट। कुल कितने फेज में इसका निर्माण हुआ? तो 4 फेज में, आपको याद रखना। कुल कितने क्षेत्र में इसका निर्माण है? तो 14,000 एकड़ के अंदर। ठीक है, 14,000 एकड़ का इसका निर्माण किया गया था पहले चरण में। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ,
पहला जो चरण में उसमें 65 मेगावाट का निर्माण किया गया, ठीक है। द्वितीय में 680 मेगावाट का निर्माण किया गया ऊर्जा का, और तृतीय फेज के अंदर जो कि 1000 मेगावाट का निर्माण किया गया, चौथे के अंदर 500 मेगावाट का निर्माण किया गया था। पहला जो कि आपका राजस्थान सौर पार्क विकास लिमिटेड कंपनी ने इसका निर्माण किया, दूसरे का भी राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा, तीसरा मैंने आपको बताया था IL&FS एनर्जी और राज्य सरकार की जॉइंट वेंचर कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया तीसरे फेज का। चौथे फेज में मैंने बताया था कि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी और राज्य सरकार ने इसका निर्माण किया। पहले चरण में 65 मेगावाट, दूसरे में 680 मेगावाट, तीसरे चरण में 1000 मेगावाट, चौथे चरण में आपका 500 मेगावाट। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे मैंने बता दिए। इसके अलावा देखो कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता देता हूँ कि जो भड़ला सोलर पार्क है ना, ये जो है 2020 तक भड़ला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क था, ठीक है। इसके अलावा कुल क्षमता मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो इसकी पूर्ण जो क्षमता है वर्तमान के अंदर, ठीक है, वो 2245 मेगावाट है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया, जिसका निवेश बढ़कर अब कितना हो गया, 100 अरब हो गया। कितना हो गया भाई, 100 अरब, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, ठीक है। देखो मत्स्य संघ जो वृहत राजस्थान का हिस्सा था, कब मिला था, उसका जो विलय किया गया था, कब किया गया था, ये आपको बताना। ये कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, ठीक है। कब किया गया था ये आपको बताना है। अब देखो मैं इस समिति के बारे में आपको बता देता हूँ। डॉक्टर शंकरराव देव समिति, कौन सी समिति, डॉक्टर शंकरराव देव समिति जो है ना, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान के हिस्से बनाने के लिए गठित की गई थी। अब इस समिति के बारे में बता देता हूँ। देखो इस समिति में कुल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, नेक्स्ट सवाल यही पूछा जाएगा। ये 3 सदस्य थे, एक तो आपके डॉक्टर शंकरराव देव स्वयं, दूसरे आपके प्रभुदयाल, तीसरे आपके RK सिंह। वापस से बताता हूँ, डॉक्टर शंकरदेव राय, प्रभुदयाल और RK सिंह, ये 3 सदस्य थे, ठीक है। इसने क्या करा था, जो राजस्थान का एकीकरण के समय भरतपुर और धौलपुर रियासत भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में मिलना चाहती थी। इसी कारण रसद विभाग ने भरतपुर और धौलपुर की रियासत की जनता की राय जानने के लिए डॉक्टर शंकरदेव राय समिति का गठन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड यानी जल ग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत है? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन डिलीट हुआ आपका, क्यों, ठीक, ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि ये उदयपुर के अंदर भी है और जोधपुर के अंदर भी, इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। देखो निरांचल परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी। कब हुई थी शुरुआत, 2016 में, ये 2022 तक रही थी। कब तक रही, 2022 तक, ठीक है। इसके अंदर राजस्थान के, भारत के जो थे ना, भारत के कुल कितने राज्यों को शामिल किया गया था, तो मैं आपको बता दूं 8 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड और महाराष्ट्र था, ठीक है। और इसके अंदर कुल जो लागत थी ना, इसका कुल व्यय वो था 2142 करोड़, ठीक है, यानी 2142 करोड़ के दो आप। और इसमें जो हिस्सा था 50% जो वित्त पोषित थी विश्व बैंक से थी, जबकि 50% सेंट्रल का हिस्सा था। 50% जो है विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित थी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नुब्रा घाटी जो है ना, नुब्रा घाटी 3 भुजाओं वाली घाटी जो कि लद्दाख घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है। श्योक और नुब्रा नदियों के संगम पर बनी हुई है, ठीक है। श्योक उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, जबकि नुब्रा नदी जो है कि न्यून कोण पर बनाते हुए उत्तर पश्चिम के ओर आकर श्योक नदी के आगे आकर सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। राजस्थान चित्रशैली के अंतर्गत वे सभी चित्र और उसकी विशेषताएं आती है जो पूर्व में राजपूताना में प्रचलित थी। और राजस्थानी चित्रशैली का पहला वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, इनकी एक पुस्तक है जो कि 1916 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1916 में। उस पुस्तक का जो नाम है वो राजपूत पेंटिंग के नाम से लिखी गई थी, ठीक है, जिसमें राजस्थान चित्रकला को राजपूत चित्रकला, इसमें पहाड़ी चित्रकला को भी शामिल किया गया।
राजस्थान की चित्र शैली का जो क्षेत्र है वो बहुत समृद्ध है और ये राजस्थान के व्यापक भूभाग में फैली हुई है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। जबकि राजस्थान चित्रकला का जो प्रारंभ माना जाता है ना वो जैन शैली और गुजरात शैली और अभ्रंश शैली के प्रभाव में रहा, किंतु 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते हुए राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों में फलस्वरूप राजपूत चित्रकला और मुगल शैली का प्रभाव इस ओर बढ़ने लगा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। जल संरक्षण के लिए 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया था? अजिताभ शर्मा को दिया गया था, ठीक है। जबकि 2022 का जो दिया गया वैष्णो देवी, प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार का जो प्रथम पुरस्कार दिया गया वो वैष्णो देवी शाइन बोर्ड को दिया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 और 21 में 2020 और 21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA की प्रचलित कीमतों पर उद्योग का कुल योगदान कितना है ये आपको बताना है। उद्योग का जो योगदान है वो कितना आपको बताना है। देखो मैं बता देता हूँ, नए आंकड़े के अनुसार आपको बता देता हूँ मैं आपको। तो कृषि का जो योगदान है वो आपका कितना है, तो आपको याद रखना 28.95, ठीक है। कितना है भाई? 28.95, ठीक है। नई रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ मैं, 28.95 आपका, ठीक है। जबकि उद्योग का जो है, उद्योग का कितना हो जाएगा 27.31, कितना हुआ 27.31। जबकि कृषि का मैं बता दूं तो कृषि का कितना हो जाएगा आपका, कृषि का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल 43.74, कितना 43.74, ठीक है। इनकी ओर बढ़ जाते हैं गाइज। मणिकौल की फिल्म दुविधा किस कृति पर आधारित है? तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयदान देता, विजयदान देता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसकी देखो मैं पहले इनको बता देता हूँ। विजयदान देता की जो कृतियां है ना बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उनकी कुछ ऐसी कृतियां जिनपे उनको उनकी कृतियों पर फिल्म बनाएगी। सबसे पहले दुविधा, दुविधा पर फिल्म बनी थी 1973 में। फिर चरणदास चोर पर बनी थी 1975 में, ये भी इनकी कृति है। परिणीति ये 1986 में इन पर फिल्म बनी थी, ये भी इनकी कृति है। पहली पे जो फिल्म बनी थी वो दुविधा आधारित थी, यानी दुविधा जो इनकी कहानी इस पर आधारित थी पहली, ठीक है। लजवंती पे फिल्म बनी थी, लजवंती नाम से। कैचुली पर जो फिल्म बनी थी 2020 के अंदर कांचली, ठीक है, कांचली फिल्म बनी थी, ठीक है। तो ये जो इनकी कृतियां इन पर फिल्म बनी हुई। इसके अलावा इनकी बहुत सारी कृतियां वापस से बता देता हूँ। बातारी फुलवारी जो कि 14 खंडों में विभाजित है, ठीक है। इसके अलावा प्रेरणा है, सोरठा है, टीडोराव है, उलझन है, अलकू हिटलर है, रुख है, कब्बू रानी, ये सारी इनकी कहानियां। इसके अलावा हिंदी कहानियों की मैं बात कर लूँ तो ऊषा है, बापू के 3 हत्यारे है, अनोखा पेड़ है, फुलवारी है, चौधरायन की चतुराई है, अंतराल है, सपन प्रिया है, मेरो दर्द ना जाने कोई, अतिरिक्ता है, महामलिन है और प्रिया मरनाल, ये सारी इनकी ही कृतियां है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान की इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी। राजस्थान की जो इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी जुलाई 2021 में जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? जुलाई 2021 के अंदर जारी की गई थी, ठीक है। भटनेर का किला किसने बनाया था? तो सूरत सिंह, भूपत सिंह, बर सिंह। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल मैं देख लेता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूपत खां। किसने बनाया था भाई? भूपत खां, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ भटनेर के किले के बारे में। इसका जो निर्माण है भूपत भाटी ने करवाया था। किसने कराया? सॉरी, खान नहीं है, भूपत भाटी है। 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। ये कौन सी श्रेणी का? धानवंत श्रेणी का। इसका वास्तुकार कौन है? केकैया। इसके प्रवेश द्वार की बात कर लूँ, मुख्य प्रवेश द्वार जो है आपका गोरखपोल है। कौन सा? गोरखपोल। और उपनाम उत्तरी सीमा का प्रहरी और भाटियों के मरोड़ और भटनेर दुर्ग में स्थित इमारत है। जबकि गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर भी स्थित है, हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। इसके अलावा ये गग्गर नदी के तट पे बना हुआ, ठीक है। राज्य का सबसे प्राचीन दुर्ग है, ठीक है। और मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, ठीक है। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यह पहला जो आक्रमण हुआ था, सबसे पहला 1001 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी का। और अंतिम जो आक्रमण हुआ था 1570 में अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा इस जौहर के समय जो स्थानीय शासक था ना वो मूलचंद था, मूलचंद भाटी, ठीक है। और देखो इसमें जो जौहर का प्रमाण मिलता है वो तमूर लंग की जो आत्मकथा तुजूक ए तैमूरी में आपको मिलता है, ठीक है।
और गयासुद्दीन तुगलक का भाई शेर खां की कब्र जो बनी हुई इसी दुर्ग के अंदर बनी हुई, ठीक है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। 1805 की बात है। कब की बात है? 1805 की बात है। बीकानेर शासक सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन जाप्ता खा भाटी को पराजित करके हनुमानगढ़ इसका नाम रख दिया। पहले भटनेर दुर्ग था, फिर इसका नाम क्या हो गया? हनुमानगढ़ इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। और भटनेर दुर्ग को हाकरा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है, ये आपको बताना। तो शाहपुरा का जो फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? आपके चैत्र महीने में आयोजित होता है। कौन से महीने में? चैत्र महीने में। फुलडोल मेला जो आपका लगता है ना, ये देखो चैत्र महीने में लगता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा से पंचमी तक चलता है, 5 दिनों तक ये मेला आपका लगता है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में ये मेला आपका लगता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। संगत रासों के लेखक है, तो संगत रासों के जो लेखक है वो कौन है? तो गिरधर आसिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो रासो क्या होता है? तो वीरता परक जो काव्य होता है ना, उनको रासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासो कहा जाता है। और इनकी रचना राजा के आश्रय में की जाती है, ठीक है। इसके अलावा मोतीलाल मेनारिया ने इनकी एक परिभाषा दी जो आपको बताता हूँ। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत विवरण मिलता है, उसे रासो के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के प्रमुख रासों की बात कर लेता हूँ। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने लिखा, सलदेव रासो, ठीक है, बिसलदेव जो रासो आपका नरपति नाले ने लिखा, संगत रासो गिरधर आसिया ने लिखा, खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा, रतन रासो कुंभकर्ण ने, हमीर रासो जोधराज और सारंगधर, कयाम खा रासो कवि जान ने लिखा, जवान रासो सीताराम रत्नों ने लिखा, विनय रासो राव महेशदास द्वारा लिखा गया है। ये सारे जो रासो थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे शेयर कर लिए। ये रासो आप अपने नोट्स में जरूर ऐड कर ले। नेक्स्ट 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता कौन थे? तो 2021 नहीं, अब 2022 वाला आ गया। तो 2022 का मैं आपको बताता हूँ। देखो 2022 के अंदर जो थॉमस कप के जो विजेता है ना वो कौन है? तो 2021 के नहीं सॉरी 22 के जो है वो भारत बन गए, ठीक है। मलेशिया को हराकर जो पुरुष बैडमिंटन टीम है 2022 की जो थॉमस कप 2022 के जो थॉमस कप है उसके जो विजेता है वो भारत है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो राजस्थान का जो खजुराहो कहा जाता है किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये किराड़ू के जो मंदिर बने 5 मंदिरों के समूह है जो कि अब जर्जर अवस्था में आ गया, ठीक है। इनका जो निर्माण किसने करवाया अभी तक ज्ञात नहीं है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाएगा? केवल एक तो विष्णु मंदिर, एक शिव मंदिर, 2 मंदिर बिल्कुल जो थोड़ी ठीक ठाक हालत में, बाकी सारे मंदिर जर्जर अवस्था में हो गए। और किराड़ू का जो प्राचीन नाम था वो किरात कूप था। क्या था? वह किरात कूप आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो शैली है वो गुज्जर प्रत्यार कालीन शैली है। और ये कौन से गांव में बने हुए? हातमा गांव में बने हुए है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा स्टील कारखाना है जो भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 22 का जो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों में के बीच सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? यानी राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच जो सोने की कील जलवाने को कहा जाता है तो इसे चूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चूप जो है ना आपका दांत का आभूषण है, रखन आपका दांत का आभूषण है, धोस आपका दांत का आभूषण है, ठीक है, आपको याद रखना है। भोगली आपका नाक का आभूषण है, टोटी आपका कान का आभूषण है, पीपल पत्र आपका कान का आभूषण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है, तो माउंट पोपा ज्वालामुखी आपका कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। घंवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, तो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कल या परसों ही मैंने इसका पूरा पोस्टमार्टम किया, आप देख सकते हो ना, मैंने एक एक तथ्य बताया इसके बारे में आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो जारवा जनजाति। ऑप्शन नंबर बी जारावा या जारवा जनजाति जो है आपकी ये कहाँ रहती है? बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के अंदर रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की सर्वाधिक भूकंपों की पट्टी है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, प्री प्रशांत मेखला। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला
राजस्थान भारत में कुल कच्चे तेल में क्रूड ऑयल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 से 23%। 22 से 23%, बिल्कुल कितना योगदान है, 22 से 23%। नेक्स्ट आपका सुमेलित करने वाला है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ जिससे कि आसानी से सुमेलित कर सके अपन। देखो, दातड़ा भीलवाड़ा में आपका गुदड़ संप्रदाय हो जाएगा, जोधपुर में आपका नवल हो जाएगा, बीकानेर में आपका अलखिया हो जाएगा, चरणदासी संप्रदाय आपका दिल्ली चला गया। ठीक है, तो आप देख लेना इसको सुमेलित जो भी आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ांग अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है ये आपको बताने हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाला किला अलवर, शेरगढ़ किला बारा, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कौन सा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, थोड़ी बाला किला के बारे में अपन चर्चा कर ही लेते हैं। देखो, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था ना, वो 1049 में अलगुराई ने करवाया था। किसने करवाया था? अलगुराई। इस दुर्ग के नीचे अलवर बसाया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मुगल बादशाह बाबर का भी इस दुर्ग से संबंध रहा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, शेर शाह के जो उत्तराधिकारी थे ना, सलीम शाह, उसी के नाम पर ये सलीम सागर जलाशय यहाँ पर बना हुआ आपका। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो औरंगजेब ने ये दुर्ग आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को दे दिया था। ठीक है, और इसका उपनाम की बात कर लूँ तो एक आंख वाला किला और 52 का लाडला, यानी 52 दुर्गों का लाडला भी कैसे ही कहा जाता है। ठीक है, इस किले के अंदर जो प्रमुख बुर्ज, एक तो आपकी नौगजा बुर्ज होगी, काबुल बुर्ज होगी, खुर्ज बुर्ज होगी, एक बंगला बुर्ज होगी। इसके अलावा प्रवेश द्वार की बात कर लो तो चांद पोल, सूरज पोल, करसन पोल, लक्ष्मण पोल। ठीक है, और मुख्य स्रोत मैंने आपको बता दिया कि सलीम सागर, एक सूरज कुंड। और बंगला बुर्ज के जो निर्माता थे वो महाराजा शिवदान सिंह थे। कौन थे भाई? शिवदान सिंह। जबकि सलीम सागर जलाशय जो है ना, किसने बनवाया था? इसका निर्माण चांद काजी के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? चांद काजी के द्वारा करवाया गया है। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर कहा जाता है, तो मौसर किसे कहा जाता है? तो देखो, मौसर जो कहा जाता है ना, वो मौसर कहा जाता है तो मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मृत्यु से संबंधित जो संस्कार तो सबसे पहले बैकुंठी जो कि अर्थी होती है, फिर बखेर होता है। बखेर क्या होता है? जब अर्थी को ले जाया जाता है तो उस पर कुछ पैसे, रुपये, मूंगफली या अनाज फेंका जाता है, उसे बखेर कहा जाता है। जबकि आधेटा किसे कहा जाता है? तो आधेटा जो कहते हैं अर्थी की दिशा को बदलना आधेटा कहलाता है। फिर अंत्येष्टि होता है। फिर आपका होता है लांपा, यानी आग को, जो मृतक को जब अग्नि देते हैं तो उसे लांपा के नाम से जाना जाता है। फिर मुखाग्नि देना, फिर आपकी कपाल क्रिया हो जाती है। फिर आपका सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा क्या होता है? तो अंत्येष्टि के पश्चात लोग ना धोकर मृतक व्यक्ति के या सांत्वना देने पहुंचते हैं। ये रस्म 12 दिन तक चलती है। उसके बाद फिर फूल चूलना, अन्य अंत्येष्टि के 3 दिन बाद। फिर आपका मौसर 12वें दिन, जो कि मृत्यु भोज आपका सवाल पूछा गया था। उसके बाद सबसे आखिरी रस्म होती है पगड़ी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण करवाया गया वो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण क्यों करवाया गया मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका निर्माण इसलिए करवाया गया था कि पहले क्या होती, जो रानियां और उनकी जो नौकरियां होती थी वो साजिशें करती थी, तो उससे परेशान हो गए थे अपने कौन? संग्राम सिंह द्वितीय। तो उन्होंने उन सभी को दरबार की राजनीतिक साजिशों से दूर रखने हेतु, शरण प्रदान करने हेतु, सुखद शरण प्रदान करने हेतु ये उद्यान बनाया था, जिसे सहेलियों की बाड़ी के नाम से जाना जाता है। 1710 से लेकर 1734 इनका कार्यकाल था, इनके मध्य इनने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला क्वेश्चन आपका 34, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सुमेलित नहीं है? तो सरसों अनुसंधान केंद्र सैवर में बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र जोधपुर में बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान की अनुसंधान केंद्र बिछवाल में, ये भी सही है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, ये आपका गलत है। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका तबीजी के पास में एक छोटा सा गांव है डुमाड़ा, डुमाड़ा अजमेर के अंदर ये आपका पड़ता है। इसकी जो स्थापना की गई ना, ये आपको याद रखना, 22 अप्रैल 2000 को, 22 अप्रैल 2000 को राष्ट्रीय बीजीय मसाला की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गए, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसका जो गंगा में भी पाए जाते, गोदावरी और कृष्णा में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंगा, गोदावरी और कृष्णा, तीनों नदी के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। कितनी छावनियां थी भाई? 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे कौन? अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीर भारत सभा की स्थापना की थी किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने 1910 में की थी, जबकि वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पर्वत चोटियों को ऊंचाई बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है नहीं, ठीक है। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहला आपका आएगा गुरु शिखर, सॉरी बढ़ते हुए क्रम में आना सबसे छोटा आएगा। सबसे छोटा इसमें देखो आपका तारागढ़ 870, कितना? 870 सबसे पहला आपका तारागढ़ आ गया थी, यानी ये वाला तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। तारागढ़ के बाद आपका आएगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है 1224, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। उसके बाद आपका आएगा अचलगढ़ 1380। अचलगढ़ कितना ऊंचा? 1380। और गुरु शिखर की बात कर लो तो 1722 मीटर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो 5वीं रैंकिंग लगी, लेकिन वर्तमान 2023 की बात कर लूँ तो स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान का उदयपुर जो है दूसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। 7वें स्थान पे आपका जयपुर है। 7वें स्थान पर आपका जयपुर है। 16वें स्थान पर आपका कोटा है। 16वें स्थान पर आपका कौन सा? कोटा है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।